और दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल केडी अध्ययन में। आज हम लोग कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों की कार्यप्रणाली को समझेंगे कि इनके द्वारा क्या क्या कार्य किए जाते हैं और किस प्रकार किए जाते हैं। लोकतंत्र के 3 स्तंभों के रूप में हम लोग कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को देखते हैं। चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया को देखा जाता है। शुरुआत करते हैं हम लोग विधायिका से। तो केंद्रीय स्तर पर जो विधायिका होती है उसे हम लोग संसद कहते हैं, और केंद्र के द्वारा जितने भी कानून बनाए जाते हैं वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं? संसद के द्वारा। विधायिका का काम होता है विधान बनाना, यानी कि कानून को बनाना, और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को कार्यपालिका के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है, लागू किया जाता है। तो विधायिका के द्वारा बनाया कानून बनाने का काम, कार्यपालिका के द्वारा कानूनों को लागू करने का काम, और यदि उन बनाए गए कानूनों का कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है तो उसे दंड देने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? न्यायपालिका के द्वारा। विधायिका को हम लोग 2 रूपों में देखते हैं, एक केंद्रीय स्तर पर और एक राज्य स्तर पर। केंद्रीय स्तर पर जो विधायिका होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? संसद कहते हैं, जिसके 2 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा में सांसद और राज्यसभा में भी क्या होते हैं? सांसद होते हैं। राज्य स्तर पर जो विधायिका का स्वरूप होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? राज्य विधानमंडल, जिसके द्वारा बनाए गए कानून उस राज्य में लागू होते हैं। और ये भी किससे मिलकर बना होता है? विधानसभा और विधान परिषद से। विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं होती। लोग आते हैं कार्यपालिका में। कार्यपालिका का जो मुख्य कार्य है वो है कानूनों को लागू करवाना और सारी व्यवस्थाएं देखना। कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है उसे हम लोग राष्ट्रपति के रूप में देखते हैं। राष्ट्रपति को कार्यपालिका का प्रमुख माना जाता है। उसके बाद आते हैं उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री, उसके बाद मंत्रिपरिषद। कार्यपालिका में जो सबसे अधिक शक्तियाँ प्राप्त होती है वो होती है प्रधानमंत्री को। इसीलिए कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख हम लोग किसे कहते हैं? प्रधानमंत्री को। और सिंबॉलिक प्रमुख के रूप में, नामिक प्रमुख के रूप में हम लोग किसको देखते हैं? राष्ट्रपति को। कार्यपालिका को अगर हम लोग राज्य स्तर पर देखें तो राज्य स्तर पर कार्यपालिका प्रमुख कौन होगा? राज्यपाल होंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद भी इसका क्या होगी? हिस्सा होगी। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है, यदि कोई व्यक्ति केवल सांसद है तो वो किसका होगा? हिस्सा होगा, केंद्रीय विधायिका का हिस्सा होगा। लेकिन वही व्यक्ति यदि मंत्री पद धारण कर ले तो वो कार्यपालिका का भी हिस्सा होगा और विधायिका का भी हिस्सा होगा। ये बात हम लोगों को ध्यान रखना है। यदि कोई व्यक्ति केवल विधायक है तो वो क्या होगा? केवल विधायिका का हिस्सा होगा, अर्थात या तो वो विधानसभा का सदस्य होगा या विधान परिषद का, तो वो राज्य विधायिका का क्या होगा? अंग होगा। लेकिन यदि वो मंत्री पद धारण कर लेता है तो वो राज्य विधायिका के साथ साथ राज्य की कार्यपालिका का भी क्या माना जाएगा? अंग माना जाएगा। यानी कि अब वो विधायिका का भी हिस्सा है और कार्यपालिका का भी हिस्सा है। कार्यपालिका को अगर हम लोग और आगे देखें तो कार्यपालिका को हम लोग 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, एक स्थायी कार्यपालिका और एक अस्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका में हम लोग उन अधिकारियों को देखते हैं जिनको नियुक्ति दी जाती है, अर्थात राज्य के मुख्य सचिव, IAS, IPS, ये सारे स्थायी कार्यपालिका का क्या है? अंग है। क्योंकि इन्हें निश्चित अवधि के लिए क्या दी जाती है? ज्वाइनिंग दी जाती है, इनको नियुक्त किया जाता है निश्चित अवधि के लिए। लेकिन यदि हम लोग बात करें अस्थायी कार्यपालिका की, तो अस्थायी कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और समस्त मंत्रीगण, ये किसका हिस्सा है? अस्थायी कार्यपालिका का। संविधान में हम सबसे ज़्यादा अस्थायी कार्यपालिका के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि इनका जो सीमित कार्यकाल होता है, इनके चयन की प्रक्रिया, इनको हटाने की प्रक्रिया, इनका कार्यकाल कैसा होगा, कौन कौन से अधिकार इनको प्राप्त होंगे, इन सब के बारे में विस्तृत रूप से संविधान में बताया गया है। तो संविधान में मुख्य रूप से अस्थायी कार्यपालिका के जो सदस्य हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, इनको जो 5 वर्षों के लिए जो शक्तियाँ दी जाती है कार्य करने के लिए, उन शक्तियों के बारे में, इनके कार्यों के बारे में और इनकी नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। ये तो हो गई विधायिका और कार्यपालिका। आगे बढ़ते हम लोग न्यायपालिका की तरफ। हमारे देश में एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था है, जहाँ पर केंद्रीय स्तर पर जो सर्वोच्च न्यायालय है उसे हम लोग कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। राज्य स्तर पर जो सर्वोच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय, उसे हम लोग क्या कहते हैं? हाई कोर्ट।
इसी तरह जिला स्तर पर जो न्यायालय होंगे उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं। हमारे यहाँ एकीकृत न्याय व्यवस्था को अपनाया गया है। इसको हम लोग इस तरीके से समझें, जैसे मान लीजिए यदि कोई विधेयक विधानसभा में पास नहीं होता है तो क्या हम लोग उसे लोकसभा में लेकर जा सकते हैं? नहीं ले जा सकते। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को हाई कोर्ट में न्याय नहीं मिलता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। अर्थात हमारे देश में एकीकृत न्याय प्रणाली को क्या किया गया है, अपनाया गया है। यदि किसी व्यक्ति को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में न्याय नहीं मिलता है तो वो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। यदि किसी को हाई कोर्ट में न्याय नहीं मिलता है तो सुप्रीम कोर्ट में अपील करता है, जो हमारे देश का क्या है, सर्वोच्च न्यायालय। जब हम लोग संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ेंगे तो उसमें अनुच्छेद 50 कहता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का क्या किया जाए, पृथक्करण किया जाए। अर्थात राज्य का कर्तव्य होगा कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को क्या रखा जाए, पृथक रखा जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि न्यायपालिका और कार्यपालिका यदि पृथक नहीं होंगे तो अराजकता की स्थिति पैदा होगी। क्योंकि यदि सरकार के द्वारा किया गया कोई कार्य अनैतिक है तो उस पर अंकुश कौन लगाएगा, न्यायपालिका लगाएगी। इसलिए न्यायपालिका और कार्यपालिका का स्वतंत्र होना आवश्यक है। इसीलिए हमारे न्यायपालिका को जो स्वतंत्र स्वरूप दिया गया और न्यायपालिका के सुप्रीम कोर्ट के जितने भी कार्य है उनके जजेस का वेतन वो सारा जो है संचित निधि पर भारित किया गया, ताकि हमारे देश की जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके। उम्मीद करता हूँ कि आपको कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।